इनका सबसे पहले क्लासिफिकेशन मींस क्या होता है, किस चीज को पहचान करना, कि जो उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पहचान करना और पहचान करने के बाद उनको अलग अलग समूहों में विभाजित करना, है ना। यही तो वर्गीकरण है। वर्गीकरण मींस अलग अलग करना, है कि नहीं। तो वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, किसके वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर, है ना, वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर किसने, अरस्तू ने, ये बता पहले बताया ना, अरस्तू ने, किसने, अरस्तू ने, है ना, जीवों को क्या है, दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में मालूम है ना, पादप जगत, है ना, पादप और जंतु जगत में बैठ गया, है ना। पादप और वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार अरस्तु, है ना, क्या है, जीवों को पादप और जंतुओं में क्या है, वर्गीकृत किया। अब इसी वर्गीकृत, है ना, अब यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर ये अरस्तु को मालूम है, द फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया, किसी को मालूम है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता भी कहा गया है, और है ना, अरस्तु को जंतु जगत के पिता भी कहा गया, पादप, है ना, पादप जगत के पिता, यानी वनस्पति, है ना, विज्ञान के जनक किसे कहा, किसी को मालूम है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस कहा गया ना। ये जानकारी पता होना चाहिए। तो आगे जाकर अर्नेस्ट हैकल विटेकर व कार्ल बोस, है ना, अर्नेस्ट हैकल और विटेकर और, है ना, कार्ल बोस ने क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतुओं, क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव जंतुओं को, है ना, कोशिकीय संरचना, क्या है, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना एवं पोषण स्तर के आधार पर, स्तर के आधार पर स्तर के आधार पर क्या है ना, 5 जगतों में, किसमें, 5 जगतों में, है ना, 5 जगतों में वर्गीकृत किया, ठीक है ना। किसने किया, अर्नेस्ट हैकल व विटेकर क्या है, और कार्ल बोस ने क्या, कोशिकीय संरचना और शारीरिक संरचना, जीवों को, जीवों की कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना एवं पोषण स्तर के आधार पर क्या है, इनको पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीवों को क्या है, 5 जगतों में विभाजित किया, यानी वर्गीकृत किया। हर समझ में है। और यहाँ पर ये विभाजित किया तो इनमें कौन कौन जगतों में, इसमें, है ना, मोनेरा जगत, है ना, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, और क्या है यहाँ पर, फंजाई, और क्या है, पादप और जंतु, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और पादप जगत, है ना। अब यहाँ पर देखो इनने विभाजित कर दिया, मान इनसे पहले, है ना, अर्नेस्ट और हैकल, विटेकर और कार्ल बोस के पहले क्या है, वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर जो वर्गीकरण जो हमारे पास क्या है ना, किसने किया, यहाँ पर अरस्तु ने किया। अरस्तु ने करने के बाद क्या है, अरस्तु के इस पादप और जंतुओं को क्या है, यानी एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ना, जिसने 1758 में, मालूम है, कैरोलस लिनियस, कौन है, कैरोलस लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस ने क्या है ना, जीवों को 2 जगतों में विभाजित किया, दो जगतों में इसको वर्गीकृत है, क्या है, क्या नाम इसका, पादप जगत और जंतु जगत। इस प्रकार क्या 1758 में कैरोलस लिनियस क्या है, यानी द्विज जगत क्या है ना, द्विज जगत वर्गीकरण कहे जाते हैं, है ना, क्या है, यानी 1758 में कैरोलस लिनियस ने क्या है,
अरस्तु के द्वारा खोजे गए मतलब पादप और जंतुओं को दो भागों में विभाजित कर दिया, पादप जगत और जंतु जगत। इस प्रकार क्या है, हम कह सकते हैं जीव जगत वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया, तो केरोलस लिनियस को। किसे कहा गया, केरोलस लिनियस को। और याद रखना द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इसी को कहा जाता है ना, क्या है, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, द फादर ऑफ यानी वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया है ना, वर्गीकरण के यदि पिता किसे कहा गया तो वो इसे केरोलस लिनियस को ही कहा गया है ना, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इसे को कहते हैं है ना। तो इन्हें द्विजगत वर्गीकरण किया। अब आगे जाकर फिर और ये तो द्विजगत हुआ है ना, और फिर उसके बाद तीन जगत आ जाते हैं, त्रिजगत। क्या लिखते हैं अपन, त्रिजगत है ना। त्रिजगत वर्गीकरण के अंतर्गत देखें तो त्रिजगत वर्गीकरण के अंतर्गत हमारे पास 1866 में क्या है, 1866 में है ना, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, अर्नेस्ट हैकल। क्या है, अर्नेस्ट हैकल। कौन सा साल में, अर्नेस्ट हैकल। त्रिजगत वर्गीकरण ये क्या है, 1860 में अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया है ना, इन्होंने एक जगत यानी कौन सी किसकी खोज की, प्रोटिस्टा जगत। देखो यहाँ पर हमने पहले कुछ विभाग में पहले बताया, यहाँ पर उनने क्या प्रोटिस्टा जगत की खोज किया। किसकी खोज किया हमने, प्रोटिस्टा जगत की है ना। तो त्रिजगत यानी हम कह सकते हैं त्रिजगत की खोज किसने किया है ना, त्रिजगत वर्गीकरण के पिता किसे गया था, अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। किसे, त्रिजगत की खोज किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने। फिर आगे जाकर उसमें है ना कौन सा है, चतुर्थ है ना। तो चतुर्थ जगत 19 है ना 1956 में क्या है, 1956 में जिसका नाम है कोपलैंड। क्या नाम है, हमने पिछले बार में थोड़ा मिस्टेक कर दी थी, यहाँ देखो कौन है उसमें, कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने है ना, तो यानी चतुर्थ जगत वर्गीकरण की खोज किया तो है, तो वो क्या नाम इसका, कोपलैंड। और इन्हें किसने किया, इन्हें किया मोनेरा जगत का। किसका, मोनेरा जगत है ना ये। तो चतुर्थ जगत वर्गीकरण के पिता अगर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, है ना, तो कोपलैंड को। फिर बात समझा रहे यहाँ पर ये। और फिर आगे जाकर फिर 1969 में मालूम है, फिर आगे जाकर 1969 में विटेकर ने क्या है, विटेकर ने अपने एक जगत किसको, फंजाई जगत, किसको, फंजाई जगत है ना, एक फंजाई जगत को शामिल करके क्या है, सभी जितने हर्नेस्ट हैकल, विटेकर और कार्ल बोस ने इन सब ने मिलाकर क्या करा है ना, एक जीवों की कोश की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण स्तर के आधार पर क्या है, पृथ्वी में उपस्थित समस्त जीव जंतुओं को 5 जगतों में विभाजित किया गया। इससे बढ़कर इससे अलावा इसका कोई जीव इससे अलावा दूसरा छठवां जगत नहीं है। इसके अलावा टोटल इसी जगत में रखा गया जीवों की क्या है, कोश की संरचना, शारीरिक संरचना एवं पोषण स्तर के आधार पर इनको रखा गया। और भी हो सकते हैं, आधार तौर पर हो सकते हैं, इसमें जनन के आधार पर भी हो सकता है कि नहीं, जनन के आधार पर हो सकता है। फिर उसमें किसकी जगत और उसमें यानी कोशिकाओं के आधार पर है ना, एक कोशिका तो ये तो दिख रही है अपन ने ये। तो 5 जगह समझ में आया ये। आगे यहाँ पर देखो ये इधर लिख लिया, अब इनको हम एक एक से करते हैं। तो हिटेकर के 5 जगतों में इन्हें क्या है, इन्हें कोशिकाओं के आधार पर रखा। किसके, एक होता है प्रोकैरियोटिक, क्या है, दो से हमें पृथ्वी पर 2 ही सेल आते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और क्या है, यूकैरियोटिक, ये है ना ये दो। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत किस जगत में रखा गया, तो 1956 में कोपलैंड द्वारा क्या खोजे गए मोनेरा जगत को इसमें रखा गया। ये मोनेरा जगत है ना, किसको रखा गया यहाँ पर, मोनेरा जगत को रखा गया। और मोनेरा जगत देखो प्रोकैरियोटिक है, यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोटिक है ना। तो इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल हम लिख सकते हैं बैक्टीरिया, इन्हें जीवाणु, क्या है, जीवाणु और है ना, और जीवाणु यहाँ पर क्या है, नील हरित शैवाल, ब्लूबेरी एल्गी, नील हरित, साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, या साइनोबैक्टीरिया, हाँ साइनोबैक्टीरिया। अभी एक एक को पढ़ेंगे और इसमें से तभी तो थोड़ा और भी थोड़ा, ताकि तुम्हारे इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इसलिए कुछ और भी बाकी जानकारी स्पेशल एक एक किस और पढ़ेंगे है ना। तो मोनेरा जगत इसमें आते जीवाणु, नील हरित शैवाल, और उसमें आते हैं एक आते हैं और एक जीवाणु, एक आते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या आते हैं, माइकोप्लाज्मा। मालूम है ना, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है ना, और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र ना, तीर। अब यहाँ पर देखो इनमें क्या पूर्ण विकसित कोशिका नहीं पाया जाता। क्या नहीं, इसमें क्या है,
पूर्ण विकसित कोशिका नहीं, पूर्ण विकसित कोशिका कौन कौन सा हो सकता मालूम है ना? पूर्ण विकसित कोशिका कौन कौन सी? पूर्ण विकसित कोशिका इसमें एब्सेंट रहता है या नहीं पाया जाता? देखो पूर्ण विकसित कोशिका मालूम है कौन कौन से? किसी को मालूम थोड़ा बहुत? अरे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम है ना, गाल्जी बॉडी, हरित नमक, ये सारे पूर्ण विकसित कोशिकाओं की तो है ये कोशिकाओं की मदद से ही तो कोई जीव क्या है, जीव कहलाता है, करोड़ कहलाता है। लेकिन ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो इसमें पूर्ण विकसित कोशिका नहीं पाए जाते, और पूर्ण विकसित कोशिका नहीं पाए जाते मतलब न्यूक्लियस भी इसमें नहीं पाया जाता। और साथ में न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी इसमें एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता। और साथ में और देखो ये क्या होते हैं, स्वकोशी भी होते हैं, और है ना ये क्या है, स्वकोशी भी, ये स्वकोशी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। कारण बताओ, देखो नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल स्वकोशी है। क्या है नीलहरित शैवाल? क्या है? स्वकोशी। तो नीलहरित शैवाल स्वकोशी होंगे, जिसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। कुछ बात समझ में आएगा? अरे हरित नमक नाम ही स्पष्ट है ना, नीलहरित शैवाल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। असल में क्लोरोफिल पाए जाएंगे इसमें, मगर ये जीवाणु क्या इसमें पाया जाएगा? नहीं। जीवाणु में क्या हरित नमक पाया जाएगा इसमें, यानी जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाएगा? नहीं पाया जाता इसमें। तो ये बातें यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर ये स्वकोशी भी और परपोषी भी हो सकते हैं। तो ये मोलेरा जगत के अंदर है ना। मोलेरा जगत मैंने देखा बैक्टीरिया का चित्र देखे तुमने, देखे नहीं? और देखो यहाँ पर अब ये प्रोकैरियोट, इसका मतलब है प्रोकैरियोट के अंतर्गत क्या किसको रखा गया यहाँ पर? और ये कैसे एक कोशिकीय, क्या है ये? एक कोशिकीय भी है। कैसे है ये? कैसे है ये? एक कोशिकीय है ना। अब यूकैरियोटिक देख रहे हैं अपन, ये होगा, लिख लिया ये। देखो एक यूकैरियोटिक का अंतर्गत है ना। तो यूकैरियोटिक अंतर्गत हम इसको यूकैरियोटिक अंतर्गत, यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को दो सेल्स के अनुसार यूनिसेलुलर और बायसेलुलर मल्टीसेलुलर के अंतर्गत इसको डिवाइड करते हैं। तो ये एक कोशिकीय है, क्या है? एक कोशिकीय है ना, एक कोशिकीय और क्या है? बहुकोशिकीय। देखो तो युग एक कोशिकीय के अंतर्गत हम रखते हैं यहाँ पर प्रोटिस्टा को। किसको रखते हैं? प्रोटिस्टा है ना। 1866 में क्या है, सैकड़ों के द्वारा इसको खोजा गया, यानी त्रिज जगत के अंतर्गत इसको रखा गया है, त्रिज जगत ब्रैकेट के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। तो एक कोशिकीय यहाँ प्रोटिस्टा जगत को रखा गया यहाँ पर, है ना, है ना। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत हम देखें तो प्रोटिस्टा जगत में यहाँ पर देखो, प्रोटिस्टा जगत में विशेष बातें देख रहे हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में विशेष बातें ये है कि इसमें जो पाए जाने वाले जो ट्रेपेनोमा है ना, ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ, क्या है? ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ, ये क्या है? हमारे शरीर में स्लीपिंग है ना, मालूम है किसी को? स्लीपिंग सिकनेस, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। किसको मालूम है? बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये विशेष बातें इसकी जैसे और अंदर जाता है ना। तो प्रोटिस्टा जगत में ये हमारे पास है ना। और प्रोटिस्टा जगत में, और इसमें अंतर्गत हम किस को रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत और भी है ना, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के, यहाँ पर किसको रखते हैं? हम शैवालों को रखते हैं यहाँ पर, है ना। प्रोटिस्टा जगत है ना, प्रोटिस्टा जगत में अपन है ना, और प्रोटिस्ट कितने में? तो ट्रोपेनोस में। और इसके अंतर्गत ये देखो एक कोशिकीय है, क्या है ये? एक कोशिकीय। अब यूकैरियोटिक अंतर्गत है इसमें, देखो यूकैरियोटिक अंतर्गत इसमें केंद्रक तो पाए जाएंगे ना, यूकैरियोटिक अंतर्गत है। तो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जीव थोड़ा बहुत इसमें जो पाए जाते हैं, उनमें कुछ मात्रा में क्या है, यहाँ पर कुछ जीवों में केंद्रक पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। देखो ये यूकैरियोटिक है ना, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु बहुकोशिकीय होना चाहिए। यूकैरियोटिक के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जंतु क्या बहुकोशिकीय होना चाहिए, मगर इसमें एक कोशिकीय भी क्या है, जबकि एक ये प्रोटिस्टा जगत इसमें रखना चाहिए था ना, हमें एक इसके रखना चाहिए, मगर ये एक कोशिकीय के इसके अंतर्गत जो प्रोटिस्ट जगत में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या है, कहीं ना कहीं क्या है ना, वो एक कोशिकीय होते हैं, मगर वो यूकैरियोटिक जैसे अपने नेचर को बताते हैं ये, इसीलिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोश के अंतर्गत इसमें कोशिका भित्ति के आधार पर इनको देखते हैं। कोशिका भित्ति, बहुकोश के दो प्रकार होते हैं ना, जिसमें सेल वॉल पाए जाते हैं और जिसमें किसी में सेल वॉल नहीं पाए जाते। सेल वॉल के आधार पर बहुकोश के जीवों को
यानी सेल वॉल के आधार पर इनको रखा गया, दो भागों में इसको डिवाइड किया गया, है ना। एक में सेल वॉल पाए जाते हैं, एक में सेल वॉल जो है अब्सेंट रहते हैं, है ना। कोशिका भित्ति रहित हम लिख सकते हैं कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित, है ना। अब देखो अब इसमें कोशिका भित्ति युक्त, इसमें अब इसमें देखते हैं हम कोशिका किस किस में पाया जाएगा मालूम है? पादप जगत में पाए जाते हैं, है ना। पादपों में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं ना, ये पादप जगत, है ना। यानी बहुकोशिकी के अंतर्गत यानी हमारे पास जो केरला सीरियस 1758 में केरला लिनियस के द्वारा खोजी गई जितने भी जीव जंतु हैं पादप जगत और जंतु जगत को क्या बहुकोशिकीय जीवों में रखा गया। तो बहुकोशिकी के अंतर्गत जीवों को यहाँ पर रखा गया। इसमें क्या बहुकोशिकी के अंतर्गत हिटेकर के द्वारा खोजा गया फंजाई जगत भी आता है, कितनी बात है। तो कोशिका भित्ति पादप जगत है और यहाँ पर आता है फंजाई जगत, क्या है फंजाई जगत, है ना। और यहाँ पर एक कोशिका भित्ति रही, यहाँ पर प्राणी जगत है, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसको आज हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है। ये फंजाई जगत ये होगा यहाँ पर, थोड़ा आगे इसको इतना ये लिख लिया, ये दिखा दो और बाकी और भी दिखा देंगे भाई, है ना। और एक पेज दे दो, ये पेज अगर किसी कारण वजह से घूम गया तो तुम्हें कम से कम ध्यान तो रहेगा भाई, है ना। बाकी दर्शकों को दिखाना पड़ेगा और तुम्हें कभी बहुत को देखना पड़ेगा, क्यों, है ना। तो देखो यहाँ पर ये प्रोटीसा है, देखो यहाँ पर दिखा दे रहा क्लोज क्यों पास में क्यों दिखाएगा ना अभी तो यहाँ पर कल तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लगाया था, है ना। देखो तो आज देखो प्रोटिस्टा जगत में हम देखो यहाँ पर कुछ बातें थे। प्रोटिस्टा जगत में यहाँ पर अमीबा को रखा गया, क्या है अमीबा है, और किस किस को यूग्लिना पैरामीशियम, ये सारे चीज रखे गए यहाँ पर। तो इनकी खासियत देखो, है ना। हमने प्रोटिस्टा जगत में कुछ और जानकारी यहाँ पर रहेगा, कुछ और जानकारी बता। देखो प्रोटिस्टा जगत में ना ये स्वकोशी और परकोशी हो सकते हैं। देखो तो इनमें जो इसके अंतर्गत किसको रखा अमीबा, है ना, अमीबा है ना। तो अमीबा का जो युग्मन यानी गमन करने की क्रिया, गति करने की क्रिया हमें याद रखना है, ये फुटपाथों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये कई बार पूछा गया। अमीबा में जो है ना, अमीबा में जो गमन होता है यानी गति होता है किसके द्वारा होता है, फुटपाथों के द्वारा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं फिर यूग्लिना, है ना, यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो हमारे पास जो गमन होता है यानी गति करने की क्रिया जो होता है वो होता है सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा। और उसी प्रकार यहाँ पर है, और यह पैरामीशियम, क्या है पैरामीशियम, पैरामीशियम, है ना। तो पैरामीशियम में जो गति होता है वो फ्लैजिला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा। ये तो इतनी बात है यहाँ पर पैरामीशियम में देखना इसमें, है ना। तो प्रोटिस्टा जगत में हमें इतनी बात याद है, प्रोटिस्टा जगत में, है ना, कि अमीबा में जो गमन होता है यानी गति होता है वो अमीबा में फुटपाथों के द्वारा, तो यूग्लिना में सीलिया के द्वारा, पैरामीशियम में फ्लैजिला के द्वारा। इतनी बात जानकारी याद है ना। तो अमीबा और अमीबा तो मालूम है ये अमृतत्व है ना। ये पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव को इसके अंदर रखा गया, है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव कौन सा पाया जाता है, अमीबा। मालूम किसी को, एक कोश की जीव अमीबा, है ना। पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव, है ना, है ना, कौन है भाई, अमीबा। क्या ना, एक कोश को कैसे हो, एक कोश कैसे इसके अंदर रखा गया। ये बातें मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर ये बीमारी यहाँ पर इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यहाँ पर भी प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटोजोआ बातें की है। तो ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ क्या है, इसके द्वारा क्या होता है, ये प्रोटिस्टा एक प्रकार का, ट्रेपेनोसोमा एक प्रकार की प्रोटिस्टा है यानी प्रोटोजोआ है। तो इससे क्या होता है, ये मानव में क्या एक प्रकार का स्लीपिंग सिकनेस बीमारी उत्पन्न करने का कारण भी बनती है ये। अब यहाँ पर देखो, है ना, ये हुआ ये बहुकोशिकी के अंतर्गत। बहुकोशिकी के अंतर्गत क्या है, सेल वॉल के आधार पर क्या है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। कोशिका भित्ति युक्त क्या है, कोशिका भित्ति युक्त यानी सेल वॉल इसमें प्रेजेंट हो और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट यानी अपसाइड हो। ये देखो तो कोशिका भित्ति युक्त है, हम ये दो ही पढ़ते हैं, इसे पादप जगत और फंजाई जगत। ये इधर वाले हो गए, इसको मिटा दो। देखो कोशिका भित्ति युक्त है ना, हम पादप जगत को देते हैं, है ना।
बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब मालूम है ना, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे है ना कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना हो। देखो जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हो है ना, तो क्या है हम इसमें किसको लेते हैं, कोशिकाओं के आधार पर क्या है इसमें सेल वाल क्या है ना प्रेजेंट हो, और जिसमें सेल वाल क्या एब्सेंट हो। दो तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखो तो ये अब जिसमें सेल वाल पाया जाता है उसको हम किसके दो भागों में इसको विभाजित किया गया, एक पादप जगत है ना प्लांट किंगडम, और क्या है यहाँ पर फंजाई, और फंजाई जगत को कवक जगत भी बोलते हैं भाई, कवक जगत क्या बोलते हैं इसको, कवक जगत। दो बातें की है ना। तो यहाँ पादप जगत देख रहे हैं, तो पादप जगत खासियत मालूम है, पेड़ पौधे अंतर्गत जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये कैसे होती है, स्वपोषी होते ही होते हैं, पादप जगत में पाए जाने वाले स्वपोषी होते ही होते हैं, और इनमें केंद्रक भी पाए जाएंगे है ना, ये सारे चीज में पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, ये खासियत इसमें ही है ना। मगर यहाँ पर पादप जगत के अंतर्गत हमें जो जितने भी जीव जंतुओं को है ना उनको भी अलग भागों में विभाजित किया गया है। देखो है ना, एक होता बिना विभेदन, क्या है बिना विभेदन पादप शरीर, और क्या है यहाँ पर विभेदित पादप शरीर। क्या है विभेदित यानी डिवाइडेड प्लांट, यानी जिसमें हुआ है विभेदित पादप शरीर। क्या है विभेदित पादप शरीर। देखो तो बिना विभेदित पादप शरीर, बिना विभेदित का मतलब क्या है, जो जड़ तना पत्ती पुष्प बीज में विभाजित ना हो, है ना, जिसमें जड़ तना पत्ती क्या है हम है ना, जिसमें क्या है जड़ है ना, फिर क्या जड़ मीन्स क्या तो रूट, तना स्टेम, और क्या है यहाँ पर लीफ है ना, और क्या है यानी पुष्प यानी फ्लावर, और क्या है यहाँ पर और सीड यानी बीज है ना, क्या है एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ये मतलब बिना विभेदित पादप शरीर। तो बिना विभेदित पादप शरीर के अंतर्गत हम सबसे पहले यहाँ देखें तो किसको देखते हैं, यहाँ पर इसका ये कौन से इसमें इसको किसको रखा गया है ना, तो हम उसको बोलते हैं यानी देखो जिसमें जड़ तना पत्ती पुष्प बीज नहीं पाया कैसे दिखा देगा है ना, एक थैलस के जैसे दिखा देगा। क्या है वो कैसे दिखा देगा, थैलस के जैसे। तो थैलस के जैसे दिखाई देने के कारण इसको हम इसको क्या कहते हैं, इससे ना थैलस के ये इसमें पाए जाने वाले जो पौधे क्या थैलस के दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या कहेंगे हम इसको थैलोफाइटा है ना। ये बात समझ आ गई, क्या बोलेंगे इसको थैलोफाइटा। ये तो ये जड़ तना पत्ती में एक दूसरे पुष्प और ये क्या है, इसे बीज नहीं पाया तो कैसे दिखाया जाए है ना, वो थैलस के दिखाई देते उसको क्या बोलेगा थैलोफाइटा है ना। इसमें दिया गया थैलोफाइटा का दिया क्या इसमें दिखा देते कहां पर है ना। थैलोफाइटा में देखो एलोवेरा है, यहाँ पर देखो है ना, एलोवेरा है और नागफनी मालूम है, एलोवेरा इसमें एलोवेरा और नागफनी का देखो पौधा देखो यहाँ पर है क्या इसमें है ना। ये यहाँ पर ये जो थैलोफाइटा है इसमें देखो जब है जरूर है मगर वो दिखाई उस प्रकार दे रहे हैं मगर है नहीं, ठीक है नहीं है। इसमें जो जड़ तना पत्तियां जो है वो है जिस प्रकार पत्तियां और इस प्रकार है नहीं है, बस एक प्रकार थैलस जैसे है ना। देखो इनकी पत्तियां बिल्कुल मोटे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये भी देखो यहाँ पर है ना, ये कैसे दिखाई दे रही है थैलस के जैसे। तो इसमें एग्जांपल में इसके एग्जांपल में क्या 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 लिख सकते हैं, इसमें हम इसमें लिख सकते हैं नागफनी है ना, और क्या है यहाँ पर एलोवेरा, ये इतनी बात है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये विभेदित पादप शरीर देखो, अब ये थैलोफाइटा का अगर समझ में आएगा, जड़ तना पत्ती पुष्प से बीज नहीं पाए जाते तो क्या है थैलस यानी थैलस से दिखाई देते हैं, तो उसका हम क्या थैलोफाइटा इसको वर्ग में इसको रखा गया इनसे, और उस वर्ग को हम क्या बोलेंगे थैलोफाइटा।
अब विभेदित पादप शरीर का मतलब क्या है, जिसमें जड़ तना पत्ती पुष्प क्या है कहीं ना कहीं पाया जाता हो। अगर नहीं पाया जाता तो किसी जड़ तना पुष्प पत्ती इनमें से किसी एक भी तो पाया जाएगा, तो उसको विभेदित पादप शरीर। तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है ना, जिसमें एक क्या है बिना सहवनी उत्तक, जिसमें वस्कुलर मंडल क्या है अपसेण हो, है ना, वस्कुलर टिश्यू यानी जिसमें क्या अपसेण हो, है ना, बिना सहवनी उत्तक की। तो बिना सहवनी उत्तक इसमें वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, इसमें वस्कुलर टिश्यू क्या अपसेण हो, है ना। और इधर क्या होगा, इधर वाले में है ना सहवनी उत्तक युक्त, जिसमें क्या है वस्कुलर टिश्यू क्या है युक्त, ये है ना। तो बिना सहवनी उत्तक, बिना जिसमें झाइलम कॉलोनी पाया जाता है। देखो अब यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ पर इसमें पाए जाने वाले जो जंतु का जो शरीर होता है उनमें क्या है पुष्प क्या क्या हमारे पास, है ना, इसमें हमारे पास जड़ यानी रूट और क्या है ना लीफ और क्या है स्टेम, है ना जड़ और क्या जड़ पत्ती तना, है ना, और क्या है पुष्प ये फ्लावर और बीज नहीं पाया, है ना। अब मगर यहाँ पर इसमें खासियत क्या है, इसमें जड़ के स्थान पर क्या होता है मूलाभास होता है। क्या होता है इसमें जड़ के स्थान पर मूलाभास। मूलाभास मींस क्या होता है राइजोम, क्या होता है ना, मूलाभास के स्थान पर जड़ होता है। अब देखो अब इसमें अब इस प्रकार के इसमें है ना इस प्रकार के जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी, जिसको हम किस वर्ग में रख रहे हैं हम, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं ब्रायोफाइटा, क्या है ब्रायोफाइटा, है ना। अब देखो खासियत देखो यहाँ पर जो है हमारे पास एक है नाम है और एग्जांपल है, इसमें दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ ये था, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना। देखो अब यहाँ ब्रायोफाइटा खासियत क्या है, ब्रायोफाइटा में यहाँ नहीं इधर दिखा दे है ना। ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाले उदाहरण में, इसके उदाहरण में जैसे रिक्सिया है, क्या है रिक्सिया, ये फर्स्ट लेसन है तुम्हारे जब बीएससी में जाओगे फर्स्ट में मार्केसिया रिक्सिया ये सब पढ़ने को मिलेगा। जो रिक्सिया है, रिक्सिया और मार्केसिया, है ना, रिक्सिया और मार्केसिया में क्या जड़ तना पत्ती ये सब नहीं पाए जाएंगे इसमें, है ना। और इसमें जो रिक्सिया और मार्केसिया में जो हमारा जड़ होगा वो मूलाभास के रूप में राइजोम के रूप में होगा। मगर यहाँ पर एक पौधा और भी है जैसे मांस, क्या है मांस के अंतर्गत पाया जाएगा जैसे स्पेगनम, मालूम है स्पेगनम, क्या है स्पेगनम, है ना, मालूम है इसकी खासियत, ये अपने से क्या है 18 गुना दिखा दे है ना, 18 अपने शारीरिक भार से क्या 18 गुना पानी को सोखता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं लोग मालूम है ना, ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी पेड़ पौधों को ले जाना हो तो लंबे दूरियां हैं तो उस समय पेड़ पौधे ज्यादा सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या उनके बीच में किसको रखते हैं स्पेगनम। देखो यहाँ पर दिया भी है ना ब्रायोफाइटा की तरह, ये दिखाई दे रहा ना, ये सब देखे ना इस प्रकार के, ये ब्रायोफाइटा, ये यहाँ पर देखो कभी अगर जंगलों में गए हो तो उसमें पेड़ों के ऊपर ये तरह का ये ब्रायोफाइटा के प्रजाति के पौधे ही पाए जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है ना, ये पेड़ों में इस प्रकार के जो है ना ये देखो है ना लपटे हुए हैं ना, एक दूसरे पेड़ में लपेटे रहते हैं हमेशा, जंगलों में कभी गए होंगे तो ये इस प्रकार। और ब्रायोफाइटा को सबसे ज्यादा है ना गाय सबसे ज्यादा खाते हैं, कभी चले आना बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है नहीं। तो स्पेगनम में 18 गुना क्या पानी को सोखता है। तो यहाँ पर जो स्पेगनम का जो पौधा है इसमें जड़ तना पत्ती पुष्प सब पाए जाते हैं, ये अपवाद है यहाँ पर, इस पर एक्सेप्शन एक प्रकार का, मगर इसका फिर भी इसको है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसमें, तो इसमें जो स्पेगनम का पौधा है इसमें जड़ तना पत्ती पुष्प पाए जाते हैं, इतनी बात याद रखना। ये अपवाद एक प्रकार का एक्सेप्शन, मगर अपवाद हम कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें बिना उसमें उत्पाद वो नहीं है ना, वस्कुलर टिश्यू नहीं है और हम बिना सहवनी उत्तक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यार वस्कुलर टिश्यू मतलब समझते हैं जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, जाइलम के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और फ्लोएम के द्वारा क्या पत्तियों में उपस्थित जो भोजन बनाते हैं प्रकाश ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया जाइलम से जहां से जल से होता है और फ्लोएम से फूड, है कि नहीं, इतना तो याद होना ही चाहिए।
अब देखो सावनी उत्तक क्या है, तो सावनी उत्तक के अंतर्गत देख रहे हैं, तो सावनी उत्तक को भी दो प्रकारों में डिवाइड किया है ना, सावनी उत्तक। तो सावनी उत्तक हम देख रहे हैं, तो आगे लिख देते हैं, थोड़ा इसी चीज को आगे बता देते हैं। यहाँ पर ये वाले प्रकार है ना, यहाँ पर कर देंगे इस प्रकार। क्या है सावनी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू युक्त। ये बीज रहित जिसमें सीड ना पाया जाए, बीज रहित मतलब जिसमें सीड नहीं ना पाया जाए बिल्कुल। और दूसरा यहाँ पर है ना बीज युक्त, बीज उत्पादित करने वाले पौधे हम लिख है ना, इसमें लिख के देंगे बीज उत्पादित करने वाले पौधे। अगर बीज उत्पादित करने वाले पौधे को हम बोलते हैं फेम्ब्रोगेम्स, ये आएगा अंतर लिखने को फेम्ब्रोगेम। और बीज ना उत्पन्न करने वाले क्या है, जिसमें मस्कुलर टिश्यू तो पाए जाते हैं मगर बीज उत्पादित नहीं करते। मस्कुलर टिश्यू तो क्या है, पाए जाते हैं मगर बीज उत्पादित नहीं करते, बीज है ना बीज उत्पादित नहीं करते, तो हम इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे इसको, कुछ समझा? देखो तो बीज रहित, इसमें हम बीज रहित के अंतर्गत देख रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आते हैं है ना, जिसमें जड़ तना पत्ती, क्या जिसमें जड़ तना पत्ती पाए जाते हैं, क्या है जिसमें जड़ तना पत्ती क्या है पाए जाते हैं, जिसमें जड़ तना पत्ती है ना, जड़ तना पत्ती क्या है पाए जाते हैं। भाई बीज नहीं पाए जाते, क्या है जिसमें बीज नहीं पाए जाते, इतनी बात ध्यान रखना है ना, जिसमें बीज क्या है नहीं पाए जाते, या तो बीज, या बीज मैंने लिखा भी वो बीज रहित है ना, जिसमें बीज नहीं, जड़ तना पत्ती इसमें पाए जाते हैं, इतनी बात ध्यान रखना। और बीज इसमें हम इसके अंदर इसको तो बीज तना पत्ती पाए जाते हैं, तो उसको किसका कौन सी वर्ग रखा है, जिसमें टेरिडोफाइटा में, किसको रखा गया टेरिडोफाइटा, किसमें टेरिडोफाइटा। ये दिखा दे रहा फर्ड का पौधा दिखा दे रहा है यहाँ पर, ये है ना, ये अपन ने कभी लाया भी, अपन ने अभी है ना इसको उगाने के लाया था, शायद मर गया है ना, तो पौधों के प्रति तुम्हारे ये नहीं है ना, निर्दयी लोग और क्या है कि नहीं, पौधे को जरूरी है ना, हमें उसमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा, जीवनदायिनी गैस दे रहा, तो उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो ये फर्ण है ना, तो दिखाई दे रहा है ना घरों में, तो यही फर्ण है ना क्या। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जड़ तना पत्ती यहाँ पर सब है यहाँ पर है ना, मगर इतनी खासियत से पुष्प नहीं पाया जाता, क्या इसमें पुष्प नहीं पाया जाता, इतनी बात है, पुष्प से नहीं पाया जाता है, क्या इसमें पुष्प दिखाई दे रहा है, नहीं पुष्प नहीं पाए थे यहाँ पर। तो एग्जांपल हम किसके एग्जांपल हम क्या लिखते हैं, फर्ण का पौधा, क्या है फर्ण, ये दिखाई दे रहा होगा ना, यूट्यूब वाले को बता दें जो कोई देखने वाला होगा, दिखा सकते हैं कि नहीं, कल को तुम ही देखोगे तो भविष्य में तुम्हें काम आए, ये है ना, तो फर्ण है। और ये बीज उत्पादित करने वाले पौधे के अंतर्गत क्या, यानी बीज उत्पादित करने वाले पौधे को हम क्या बोलेंगे फेनोगेम, और बीज ना उत्पन्न करने वाले पौधे को हम बोलेंगे क्रिप्टोगेम। क्या तो बीज उत्पादित करने वाले पौधे के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर ये भी दो प्रकार के होते हैं भाई, है ना, एक होता है बीज उत्पादित करने वाले है ना अनावृत, क्या है अनावृत बीज और आवृत बीज। अनावृत बीज मतलब जिसमें फल या जो बीज होता है बीज फल के अंदर ना होता, आवृत बीज मतलब जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, बीज क्या है फल के अंदर। आवृत बीज जैसे फल आया ना, इसका कोई आवरण ना हो, जिस बीज में कोई आवरण ना हो, है ना, तो आवरण ना हो जिस बीज में आवरण, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको, जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म एग्जांपल हम देखते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ना भी फाइनस, क्या है फाइनल, जिसको पाइनएप्पल बोलते हैं ना, मालूम है, देखा ना किसी ने, इसमें इनका कोई आवरण नहीं होता, इसमें क्या है आवरण नहीं होता, तो याद रखना है ना, इसमें कोई आवरण नहीं पाया था इसमें। और इसमें मैंने कुछ खास बात है, इसमें परागकण इस प्रकार से बिखरे, इस प्रकार ऊपर परागकण की तादाद इतने ज्यादा रहते हैं इसमें कि वो पीले बादल बना लेते हैं,
इसमें पहला इसमें क्या है परागकण इतने अधिक तादाद में इतने अधिक होते हैं कि इसमें जो एक प्रकार क्या बना लेते हो पीले बादल की तरह, ये बातें भी आती हैं। तो आवृत बीज जिसमें बीज के अंदर पाया जाता है, ये भी दो प्रकार है ना, ये भी दो प्रकार है क्या होते हैं भाई, इसको बीज के अंदर क्या है, इसमें क्या है इंग्लिश में क्या बोलेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म है। और इसके अंदर ये भी दो प्रकार होते हैं भाई, एक है ना क्या है एक बीजपत्री यानी मोनोकाट, और क्या है डाइकोट, मालूम है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो मोनोकाट के एग्जांपल हम क्या क्या लिखेंगे बताओ, मोनोकाट यानी एक बीजपत्री वाले जिसमें एक बीजपत्र हो, एक बीजपत्र में किसको मालूम है, नहीं पता, एक बीजपत्र में अरे गेहूं मक्का भी तो आएगा, गेहूं मक्का और डाइकोट, डाइकोट में क्या क्या चना दलहन फसलें, चना मटर ये आता है ना इस प्रकार आवृत बीजी के अंदर। और इनमें जो देखो आवृत बीजी इनके अंदर जो आवृत बीज जो है इसके फल के अंदर चना मटर देखा ना, मटर में चना में भी बीज अंदर होता है ना, ये इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर लास्ट बात है फंजाई जगत बचा है, क्या जगत हमारे पास बचा है, यानी सेल वाल जो प्रेजेंट जिसे पाए जाते हैं फंजाई जगत। तो फंजाई जगत को देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो फंजाई जगत हम क्या बोलते हैं कवक। अब ये इसकी खासियत ये है ये किसी दूसरे जीव के साथ परपोषी के रूप में जीवन यापन करते हैं, दूसरे अपने पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं। और इस पर और वो जो जिस पर ये है ना, जिस पर ये कवक क्या है किसी जीव पर आश्रित होते हैं, तो वो जीव इस पर क्या है आश्रित होते हैं। इस प्रकार ये क्या है, ये किसके साथ, ये शैवाल के साथ क्या है ना, शैवाल के साथ ये क्या है ना, शैवाल के साथ ये सहजीव। ये इधर वाला मिटा दो, चलो इधर मिटा दो, मिटा दो इधर वाला मिटा दो। है ना, तो फंजाई क्या होता है ना, ये क्या है एक प्रकार से क्या परपोषी होते हैं किसी दूसरे जीव पर, क्या है दूसरे जीव पर परपोषी होते हैं। और ये जिस भी जीव पर परपोषी होते हैं वो जीव इस पर क्या होते हैं परपोषी होते हैं एक दूसरे, है ना। इस प्रकार ये क्या करते हैं, ये है ना, ये सहजीवी के रूप में क्या है, किसके रूप में, सहजीवी के रूप में क्या जीवन यापन करते हैं, किसके रूप में, सहजीवी। अब सहजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, इस प्रकार के जीवों को हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, कुछ बात समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं उसमें लाइकेन। और ये क्या सड़े गले क्या है, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके क्या अपना भोजन बनाते हैं, मालूम किसी को, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ मैंने कहा कि नहीं अपघटक है, नहीं ये डिकम्पोजर है, अपघटक है, ये अपना भोजन कैसे बनाती है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या अपघटित करके ये अपना भोजन बनाते हैं। ये इसकी खासियत है कवकों की, है ना। और ये याद रखना ये सड़ने वाले पदार्थों पर ज्यादा लगते हैं कवक, फंजा देखा ना, अरे फंगस जिसमें हम क्या क्या इसके एग्जांपल में ईस्ट है, मोल्स है ना, ईस्ट, मोल्स और मशरूम, मालूम है क्या क्या इसमें एग्जांपल हम क्या क्या इसमें एग्जांपल ईस्ट है, ईस्ट मशरूम, अरे छाती नुमा संरचना कभी जंगल में देखा कि नहीं, ईस्ट और मे भी मोल से भी हो सकता है। ये देख है यहाँ पर है कि नहीं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यही तो है, ये मशरूम है ना यहाँ पर। यार प्रकार देखो ये सड़, जैसे जो जिस चीज को सड़ाना हो, मैंने पहले बताया हमने अनुक्रमण वाले पढ़े ना, अनुक्रमण कौन सा, हाँ अनुक्रमणी वाला, उसमें क्या है किसी भी अगर चट्टान को भी हमें क्या है मिट्टी में कन्वर्ट करना तो वहां पर फंगस की जरूरत पड़ेगा, है ना। फंगस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके मिट्टी बना देगा, ये तो सड़ाता है। अरे बड़े बड़े कठोर वाले जो लकड़ियां होते हैं, कठोर लकड़ियां तो बहुत सारी चीजों को भी सड़ा देते हैं, ठीक है नहीं। अब क्यों सड़ाते हैं, उसमें अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है नहीं, ये बातें हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये है हमारे पास ये तो ईस्ट, मशरूम और मोल्स है। और इस एग्जांपल में और भी क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल में से पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम और राइजोप्स, ये भी ध्यान रखना। राइजोप्स अभी पढ़ा ना आपने, राइजोड यानी मूलावास, ये एग्जांपल, ये फंजाई। तो बात समझ में आ गई फंजाई क्या जगह दिया क्या पर है। तो ये शैवाल और लाइकेन ये अपने जीवन के लिए क्या है, अपने जीवन आहार के लिए क्या है दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। और इन पर आश्रित होने वाले जो जीव भी वो भी इस पर आश्रित, इस प्रकार दोनों सहजीवी रूप में जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार के क्या है, इस प्रकार के जीवों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, लाइकेन, यानी लाइकेन कहलाते हैं।
है ना। लाइकेन मैंने क्या होता है, पहले बताया लाइकेन क्या है, शैवाल को कवर के साथ और कवर को शैवाल के साथ जीवन यापन करने में मदद करता है ना। ये इतनी बात ध्यान रखना। तो बात समझ में आ गया ये? यस सर। और कुछ रहेगा क्या, है ना? अब क्या रहे, अब इसकी स्पेशल पढ़ेंगे एक एक है ना, मोनेरा जगह की स्पेशल अलग से। तो इसी के साथ अपने क्लास को दी एंड करते हैं अपन।